हेलो स्टूडेंट। आज हम बायोकेमिस्ट्री की सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस टू कि सेल, जिसका नाम है सेल, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जैसे हमें पता है, अगर आप बीपीटी कर रहे हो तो फिजियोथेरेपी में मसल्स को पढ़ना है, बोन्स को पढ़ना है, ज्वाइंट्स को पढ़ना है, नर्व्स को पढ़ना है और मोमेंट्स को पढ़ना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बनते किससे हैं? ये हमारा बोन्स, हमारा नर्व्स, हमारी मसल्स बनती किन से है? तो इट इज मेड अप ऑफ द सेल्स। ये किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। हमारे बॉडी की हर टिश्यू, हर एक ऑर्गन, जैसे मसल्स है, बोन्स है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब किससे बनी है? लाखों करोड़ों सेल से बनी हुई है। अगर सेल हेल्दी रहा तो टिश्यू हेल्दी होंगे, और टिश्यू हेल्दी हुए तो ऑर्गन्स भी अपना नॉर्मल फंक्शंस करेगा। इसलिए हेल्दी सेल्स इक्वल टू हेल्दी बॉडी। एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सेल को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, नर्व्स कंडक्शंस, वुंड हीलिंग, टिश्यू रिपेयरिंग, सब कुछ सेलुलर लेवल पे होता है। एक्सरसाइज थेरेपी है, उस सब में बायोकेमिकल चेंजेस पे डिपेंड्स करता है। तो अब बताओ, व्हाट इज द सेल? सेल क्या होती है? लिविंग सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल यूनिट है। ये इतनी छोटी होती है ना कि इसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। हर एक सेल एक मिनी बायोकेमिकल्स लेबोरेटरी की तरह काम करता है। इसके अंदर कंटिन्यूअस हजारों केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। कहीं पे एनर्जी बन रही है, कहीं पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, कहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है। ऐसी हमारी लाइफ सरवाइव करती है। एक बात आपको पता होगा कि सेल को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब भी सेल डिवीजन होती है ना, तो वो अपनी तरह नए सेल्स बनाती है। इस प्रोसेस की वजह से सेल ग्रो करती है, वुंड हीलिंग होती है, और डैमेज टिश्यू जो है रिपेयर होते हैं। अगर मान लो बॉडी के सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाए, तो क्या किसी घाव की हीलिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज क्या है? किसने इस महान सेल को ढूंढा? किसने? तो 65 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट सुक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक थीन स्लाइड्स को देखा था। उन्होंने उसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया था, जिसको उन्होंने क्या कहा था? मोनेस्ट्री जैसा रूम उनको दिखाई दे रहा था। इस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। बट ध्यान देने की बात यहाँ पे क्या आती है कि उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? डेड प्लांट सेल को देखा था। फिर बाद में एक और आए, एंटोनी वैन ल्यूमेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की मदद से पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें पता चला इट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ एक ही सेल से बने होना। वही एक सेल उनके सारे फंक्शंस को क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। जैसे अमीबा है, हमारा बैक्टीरिया है, इट इज मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स। एक ही सेल से बने हुए होते हैं। फिर आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे सेल्स से मिले होते हैं, मिलके बने होते हैं, और हर एक सेल्स की अपनी फंक्शन होती है। जैसे कि ह्यूमंस की बॉडी में बात की जाती है कि 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होता है। क्या साइजेस होती भाई इसकी? ये जो सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। सबसे इसकी जो डायामीटर होती है ना, वो 2 to 120 माइक्रोमीटर्स होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो
ऑस्टिस एग होती है और सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हमारा न्यूरॉन होता है। अब देखो माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर एक माइक्रोमीटर्स की बात की जाए तो एक माइक्रोमीटर्स में 1/1000 मिलीमीटर होते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल्स। कितना प्यारा हमारे सेल का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। अब इन लोगों ने जो भी मतलब ढूंढा और इसके बारे में उन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कुछ समझा नहीं। उसके बाद 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट मैथियास सेडेन और थियोडोर स्वान ने क्या किया। देखो मैथियास सेडेन जो थे वो प्लांट एनिमल से रिलेटेड, मतलब उन्होंने एनिमल साइंटिस्ट थे, और जो स्वान थे वो प्लांट्स के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने प्लांट एनिमल्स वाले ने कहा कि ऑल एनिमल्स इज मेड अप ऑफ द सेल। जो स्वान थे वो बोले ऑल प्लांट्स इज मेड अप ऑफ द सेल्स। तो इस तरह दोनों लोगों ने मिलके क्या बोला, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल। और सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है सारे लिविंग थिंग्स की। और एक बात इन्होंने और बोली कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग थ्रू द सेल डिवीजन। उन्होंने कहा कि हर एक सेल जो है वो क्या करती है, प्री एग्जिस्टिंग नेचर्स की होती है। चलो खैर इसको हम आगे और समझेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी को स्वान और जो हमारे सेडेन थे उन्होंने ये तो कह दिया कि ऑल सेल्स इज मेड अप ऑफ द सेल, जितनी भी प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ द सेल्स, लेकिन उन्होंने ज्यादा उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। फिर आए हमारे रोडॉल्फ वर्शाउ। उन्होंने क्या कहा कि जो है ऑल लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। उन्होंने कहा कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, मतलब कि सेल बॉडी की सबसे बेसिक वर्किंग यूनिट्स होती है। फिर उन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब हर नया सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही सेल डिविजन्स करता है। मतलब कि अगर फ्रैक्चर्स हो रहा है, मसल्स रिपेयरिंग हो रही है, टिश्यू का रीजनरेशन हो रहा है, तो सब कुछ सेल डिविजन्स की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो वो भी, अगर टिश्यू रिपेयर हो रही है तो वो भी, अगर फ्रैक्चर हीलिंग हो रहा है, टिश्यू रीजनरेशन हो रही है, तो सब कुछ इसी सेल डिविजन्स की वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे जो है कुछ हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसमें आता है कि डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक सेल्स आर नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल्स होती है, सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है। इसका जो फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है मेनली बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ द वाटर। 70 to 80% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट्स होता है, जिसमें हमारा बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट रिमूवल होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, और सेल शेप को भी मेंटेन किया जाता है। फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मेन एनर्जी सोर्स होती है। ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है एटीपी में। एग्जांपल्स राइस है, व्हीट है, पोटैटोज, ये सब। लिपिड्स, लिपिड्स क्या होती है, लिपिड्स जो होती है एनर्जी रिजर्व्स एंड सेल मेम्ब्रेन का मेजर्स कंपोनेंट होती है। प्रोटीन क्या होता है, इट इज प्रोटीन इज द बॉडी टू बिल्डिंग्स ब्लॉक, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होती है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज आयन होती है, जो मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए काफ़ी इसेंशियल होती है, जिसमें आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स आते हैं। उसके बाद आता है हमारा कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। हर एक सेल के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, याद रखो। हर एक सेल जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और एक को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म विद द ऑर्गेनेल्स, और एक को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये तीनों मिलके सेल को
सेल की सर्वाइव और फंक्शन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखो हमें तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें बेसिक पढ़ते चले जाना है। अब पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये थीन है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। इसकी थिकनेस लगभग 7 to 10 नैनोमीटर होती है और इस जो स्ट्रक्चर अभी हमें आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, दैट इज द फ्लूइड्स मोज़ेक मॉडल है, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में एक्सप्लेन किया था। तो आप सोचोगे कि मैम इट इज कैसे, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर्स मेनली जो है फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से बना हुआ है, मतलब हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर्स की तरफ, और हाइड्रोफोबिक टेल जो कि अंदर की तरफ। ये अरेंजमेंट जो है स्टेबल और सेलेक्टिवली परमिएबल्स बनाती है। प्रोटीन मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है, इंटीग्रल्स प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट चैनल्स बना रहा है, कैरियर प्रोटीन बना रहा है, हार्मोन रिसेप्टर्स बना रहा है, एंजाइम्स बना रही है और सेल सिग्नलिंग बना रही है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन की सरफेस पे अटैच्ड होता है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रहा है, एंजाइम्स एक्टिविटी को कर रहा है, सेल सिग्नलिंग को कर रहा है और साइटोस्केलेटन अटैचमेंट को कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है एनिमल सेल्स मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या फंक्शन है, सेल क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, शेप को मेंटेन करता है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट्स को न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है, हार्मोन रिसेप्टर्स में हेल्प करता है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है और होमोस्टेटिस को मेंटेन करता है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सेल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मतलब मसल इंजरी हो रही है, फ्रैक्चर्स हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होती है, साइटोप्लाज्म एक थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स होती है जो दोनों में, प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। इसमें कुछ साइटोप्लाज्म और इसमें साइटोसोल होता है, उसके बाद इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और क्या होता है इसमें, इसमें होती है बहुत सारी चीजें, मटेरियल्स होती हैं, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो साइटोप्लाज्म मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे अधिकतर बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती है। अभी मैं पूछूंगी बायोकेमिकल्स रिएक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक लिविंग मटेरियल्स है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले इसमें हम किसको जानेंगे, साइटोसोल को। साइटोसोल प्लाज्म का वो साइटोप्लाज्म का वो लिक्विड पार्ट्स है जो कि ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है और विस्किसियस फ्लूइड्स होता है, जिसमें वाटर्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो डिसॉल्व होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन का मीडियम्स प्रोवाइड होता है
न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है और सेल ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है। सेल ऑर्गेनेल्स एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जो स्पीसीज फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी अपर्चर्स, लाइसोसोम्स, पैराक्सीसोम, सेंट्रोसोम्स और साइटोस्केलेटन। हर एक ऑर्गेनल्स का अपना खुद का क्या होता है, फंक्शन होता है। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अच्छा, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, पैराक्सीसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये सेल के लिए एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है, जो बॉडी की एनर्जी करेंसी है। हमारे बॉडी में जो है हर एक्टिविटी, जैसे अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो या फिर हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस जैसे टिश्यू रिपेयरिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब कुछ एटीपी पे डिपेंड्स करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बिना सेल का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनल्स है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये साइटोप्लाज्म में ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। सिंपल सी भाषा में माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी फैक्ट्री है, जो फूड और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। सबसे पहले किसने ढूंढा था, सबसे पहले इनको जो है रिचर्ड आल्टमैन ने 90 में, कॉलिकर ने 50 में एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को देखा था। उसके बाद रिचर्ड आल्टमैन ने देखा था जी। उसके बाद नेम जो है, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो कार्ल्स बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए अपनी खुद की प्रोटीन को बनाती है। अगर स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो तो एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कवर की रहती है, और इसमें कुछ पोरीन्स प्रोटीन होते हैं जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन्स को अंदर बाहर लेके जाते हैं। काम क्या है, प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन्स आयन एक्यूमुलेट होते हैं जो एटीपी सिंथेसाइज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और इस फोल्डेड को हम सिस्टीन कहते हैं। सिस्टीन सरफेस एरिया को बढ़ाती है जिससे एटीपी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। फिर आता है इसके अंदर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मोस्ट फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल्स और कैल्शियम्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी का प्रोडक्शन करती है, सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करती है, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करती है, हीट प्रोडक्शन करती है, कैल्शियम स्टोरेज करती है, एपोप्टोसिस को रेगुलेट्स करती है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज करती है। अच्छा, आप सोचोगे कि व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करती है, सेलुलर रिस्पायरेशंस का मेन साइट है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एनर्जी देती है, एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करती है, सभी एक्टिव सेलुलर प्रोसेस के लिए सपोर्ट करती है।
नेक्स्ट है हमारा ER। ER जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होके क्या करता है, पूरे साइटोप्लाज्म को एक नेटवर्क जाल की तरह फैला होता है। ER का मेन काम है प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसाइज करना। मतलब कि ये कभी कभी ना ट्रांसपोर्ट्स की तरह भी काम करता है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसको इंट्रासेलुलर हाईवे भी कहा जाता है। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ट्यूब्यूल्स और कुछ फ्लैटेंड सैक मतलब सिस्टीन प्रेजेंट होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में कोई सिंथेसिस करनी हो, ट्रांसपोर्ट्स करना हो, या फिर प्रोटीन और लिपिड्स में मॉडिफिकेशंस करने में हेल्प करती है। सबसे पहले कैथ आर पॉटर ने 1945 में इसको ढूंढा था, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है, कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ होता है। अब अगर स्ट्रक्चर को देखो इसके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम है जो 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। एक होता है सिस्टीन मतलब फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। वेसिकल्स, जो कि छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होता है, मटेरियल को गोल्गी एपर्चर और सेल्स मेम्ब्रेन तक लेके जाता है। फिर आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। 2 टाइप्स के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि राइबोसोम से लगे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्कोप में रफ या फिर खुदरा दिखाई देने लगता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम्स का बनाना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फोल्डिंग और क्वालिटी को कंट्रोल्स करना होता है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो जो है स्मूथ सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए ये स्मूथ होते हैं। ये लिपिड की सिंथेसिस करनी हो, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करनी हो, स्टेरॉइड्स हार्मोन की सिंथेसिस करनी हो, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन करना हो, ग्लाइकोजेंस मेटाबॉलिज्म्स करना हो, या फिर कैल्शियम की स्टोरेज में हेल्प करती है। क्या क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना हो, लिपिड्स को सिंथेसाइज करना हो, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करना हो, डिटॉक्सिफिकेशन करना हो, कैल्शियम को स्टोर करना हो, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करनी हो, तो वहां पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो कल की क्लास में हम लोग गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्गी बॉडी क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके फंक्शन को पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स क्या होता है, उसके फंक्शन को पढ़ेंगे, पैराऑक्सीसोम्स क्या होता है, और उसके बाद उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन क्या होता है उसको जानेंगे, उसके फंक्शन को जानेंगे। फिर हम आएंगे न्यूक्लियस पे, फिर जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है। फिर उसके बाद आएंगे उसके फंक्शन पे, फिर दैट इज द एंड। अब नेक्स्ट डे हम लोग जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, पीएच को डिटेल में पढ़ेंगे। सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।